थैंक यू। पलासी के पश्चात आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ और पलासी के पश्चात, पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। आफ्टर बैटल ऑफ पलासी मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। उसने 24 परगना की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और कहते हैं ही गेव जमींदारी ऑफ 24 परगना टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, युद्ध की क्षतिपूर्ति, घूस, उपहार इत्यादि के रूप में कुल 3,77 करोड़ रुपीज उसने कंपनी व कंपनी के अधिकारियों को दे दिया एज कंपनसेशन ऑफ बैटल ऑफ पलासी, ब्राइब्स, गिफ्ट, total he gave 3.77 crore rupees to company and the officials of company. इसके साथ ही उसने बर्धमान, नदिया और हुगली, वर्धमान, नदिया व हुगली का राजस्व भी कंपनी को दे दिया। Moreover, he gave revenue of वर्धमान, नदिया एंड हुगली टू कंपनी। 1760 में मीर जाफर का पुत्र मीरेन की मृत्यु हो गई। 1760 में मीर जाफर के पुत्र मीरेन की मृत्यु हुई और इसके पश्चात बंगाल में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। In 1760, son of Mir Jafar Miren died. In 1760, son of Mir Jafar Miren died. And after that, a struggle for the succession started. इस उत्तराधिकार के संघर्ष में कंपनी ने
मीर जाफर के दामाद मीर कासिम का पक्ष लिया। इस संघर्ष में कंपनी ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम का पक्ष लिया। इन दिस स्ट्रगल, कंपनी फेवर्ड सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर मीर कासिम। कंपनी के दबाव के कारण मीर जाफर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। इन प्रेशर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर जाफर कंपेल्ड to leave the throne in favor of Mir Qasim. मीर कासिम ने कंपनी को बर्दमान, मिदनापुर व चटगांव की जमींदारी प्रदान की। साथ ही उपहार के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों को 10 लाख भी प्रदान किए। साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों को उपहार स्वरूप 10 लाख रुपया भी प्रदान किया। मीर कासिम गेव जमींदारी ऑफ वर्धमान, मिदनापुर एंड चटगांव टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम गेव जमींदारी ऑफ वर्धमान, मिदनापुर एंड चटगांव टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। He gave 10 lakhs rupees as gift to British officials and considered to end his responsibilities to company and considered end of his responsibilities towards company. और उसने यह मान लिया कि कंपनी के प्रति उसके उत्तरदायित्व समाप्त हो गए। इतनी बात स्पष्ट हो रही है। इसके पश्चात, प्लासी के पश्चात में ही इस बात को आपको समझना है कि लेकिन मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था और उसने मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था और उसने
अपने सुधारों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। जो मीर कासिम व कंपनी के मध्य संघर्ष का कारण बना। But Mir Qasim was able and efficient ruler. But Mir Qasim was able and efficient ruler by introducing many reforms. By introducing many reforms, he tried to consolidate his position, which became cause of conflict between Mir Qasim and British East India Company. और सीधे सीधे इतनी बातों को जान करके हम चले आते हैं बक्सर के युद्ध पर। बक्सर का युद्ध 1764। अर्थात यह जो बक्सर का युद्ध है, युद्ध से पहले मीर कासिम कई संघर्षों में अंग्रेजों से पराजित होकर अवध चला आया, जहां उसने अवध के नवाब सुजाउद्दीन या सुजाउद्दौला सुजाउद्दीन या सुजाउद्दौला सुजाउद्दीन तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। Before Battle of Buxar, in many skirmishes, Mir Qasim defeated and escaped to Awadh. Where, with the help of Nawab of Awadh, Sujaudeen, and Mughal Emperor सुजाउद्दौला है पक्का? आप लोग तो कह रहे थे सुजाउद्दीन है।
अच्छा, तो सुजाउद्दीन कौन था ये बता दीजिए, तब मैं मिटाऊंगा। सुजाउद्दीन कौन था ये मिटाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सुजाउद्दीन कौन था। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी था गधों। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? सुजाउद्दीन ही तो था ना। सुजाउद्दौला। तो इतने देर के बाद आप लोगों का ध्यान खुला। हाँ, तो सुजाउद्दीन कौन था? मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी था जो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब था। फिर बंगाल का नवाब सरफराज खान बना, जिसकी हत्या करके अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। फिर अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई। उसके पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर और मीर जाफर के पश्चात मीर कासिम। तो ये सब ध्यान में रखना है ना। तो जहां उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया, वेयर विद द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड, he made an alliance और 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन की सेना के मध्य बक्सर के मैदान में बक्सर का युद्ध हुआ। इसको लिखना नहीं है। 22 अक्टूबर 1764 को गठबंधन की सेना और कंपनी के मध्य बक्सर के मैदान में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें गठबंधन की सेना के पास 50 से 60 हजार की सेना थी और अंग्रेजी कंपनी के पास 7 से 8 हजार की सेना थी, जिसमें सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने गठबंधन की सेना को पराजित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है बैटल ऑफ बक्सर के महत्व से, इंपॉर्टेंस क्या है बैटल ऑफ बक्सर का। अर्थात क्वेश्चन क्या पूछता है, पलासी की पुष्टि बक्सर के युद्ध के द्वारा हुआ। बक्सर रीएफर्म्ड पलासी। कमेंट, प्रश्न यही आता है, बक्सर रीएफर्म्ड पलासी, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ बक्सर रीएफर्म्ड बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध के द्वारा हुआ। नहीं समझे आप बात हैं? पलासी का जो युद्ध था 1757 में, पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के शासन पर किसका वास्तविक नियंत्रण होगा, यह स्पष्ट नहीं हुआ। यह स्पष्ट नहीं हुआ। After Battle of Plassey, it was not clear that the real controller of the rule of Bengal
was whether British East India Company or Nawab of Bengal. बंगाल के शासन पर किसका वास्तविक नियंत्रण हुआ या होगा, यह स्पष्ट नहीं हुआ। अर्थात कंपनी का नियंत्रण या बंगाल के नवाब का नियंत्रण। After Battle of Plassey, Bengal, the rule of Bengal controlled by whether company or Nawab of Bengal. इसीलिए 1757 से लेकर 1764 तक कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष बना हुआ रहा। इसलिए 1757 से 1764 तक कंपनी व बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष होता रहा। Therefore, from 1757 to 1764, company and Nawab of Bengal struggled against each other. पलासी के युद्ध के पश्चात कंपनी को भारत की राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता नहीं मिली। पलासी के युद्ध में विजय के पश्चात भी कंपनी को भारत की राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता नहीं मिली। Even after victory in Battle of Plassey, company didn't recognize as political power of India. पलासी की विजय को षड्यंत्रों का परिणाम माना गया। The victory of Plassey considered as outcome of conspiracies. इसलिए कंपनी को भारत की महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति भी नहीं माना गया। Therefore, company didn't considered as military power of India. और जो कुछ पलासी ने नहीं किया वह सब किसने कर दिया? बक्सर ने। इसलिए पलासी के निर्णयों की पुष्टि बक्सर के द्वारा की गई। अर्थात पहली बात आइए, उल्टा चलते हैं। हर काम को, सीधे काम को भी उल्टे तरीके से करना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, अगर आप किसी चीज को परिभाषित करना चाहते हैं तो आप ये बतलाइए कि ये क्या नहीं है। सीधे काम को भी उल्टे तरीके से करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा।
इसलिए एकेडमिक्स में यह मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण है कि किसी भी चीज को प्रूव्ड करने के लिए आप सीधे तरीके से मत चलिए, उल्टे तरीके से चलिए तो वो स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात बक्सर ने क्या किया, बक्सर ने बंगाल के शासन पर किसका अधिकार होगा यह स्पष्ट कर दिया इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। बक्सर ने बंगाल के नवाब और कंपनी के मध्य संघर्षों को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि यह डिसीजन हो गया कि किसका अधिकार होगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज भारत की एक उभरती हुई और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है, क्योंकि अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि संपन्न की गई। अर्थात उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों ने अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति को मान्यता प्रदान कर दी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि और तृतीय संधि के विषय में आप सभी लोगों को डॉली बतलाएगी। इलाहाबाद प्रथम की संधि, इलाहाबाद द्वितीय की संधि और इलाहाबाद तृतीय की संधि। बताइए प्रथम संधि किसके साथ हुई थी? चूंकि ये 2 जून को यूपीएससी लिखने जा रही हैं, इसलिए इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई होगी। वाह। और भाई लाइब्रेरी, अच्छा आपको नहीं पता होगा तो जो आपको पता नहीं होगा उसका जवाब रजनी दे सकती है। आपको मालूम है ये बात? रजनी, चूंकि ये लाइब्रेरी में पढ़ती है, आप लाइब्रेरी में पढ़ती हैं क्या? तब आपको जवाब कहां से आएगा? रजनी ने क्या पढ़ा है 2 महीने 3 महीने में, उसका रिपोर्ट कार्ड आज वह क्लास में प्रस्तुत करेगी। मतलब जो इन्होंने कहा उसी को रीएफर्म्ड कर दिया। चूंकि पलासी को रीएफर्म्ड बक्सर ने किया, इसलिए डॉली को रीएफर्म्ड रजनी ने किया। नाउ टर्न इज मीनू। मीनू किसको रीएफर्म्ड करेगी? आंग्ल मैसूर युद्ध को रीएफर्म्ड। आप तो थी ना लाइब्रेरी में थी, ना दिल्ली में थी, ना क्लास में थी, पता नहीं कहां थी आप। तो पता लगाने की बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आगे आप ने कुछ पढ़ा होगा आपने भी तो, हैं? नहीं। और 2 महान हमारे कक्षा के जो प्रकांड विद्वान हैं, जिसमें से एक विद्वान तो पलायन कर गए हैं, 3 हैं वैसे प्रकांड विद्वान। इनका नाम त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो महेश चले गए हैं, दी डिस्ट्रॉयर। बाकी अभी क्रिएटर बचे हुए। बताइए भाई, आप दोनों में से कौन दी क्रिएटर है? अच्छा, क्रिएटर वो है। तो आप जो है सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, अर्थात आपने खुद को विष्णु माना है, मतलब पालन पोषण। चलिए बताइए, इलाहाबाद प्रथम की संधि अरे सुनो, हमेशा देखो उल्टा चलो। इलाहाबाद प्रथम की संधि बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी। इलाहाबाद तृतीय संधि मुगल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी। लेकिन जब पढ़ाई करना, जब इस संधि को समझना, तो पहले तृतीय संधि को करना कि सम्राट के साथ क्या हुआ, फिर अवध के साथ क्या हुआ, और फिर बंगाल के नवाब के साथ क्या हुआ, तो समझ में आएगा। लेकिन जब एग्जामिनेशन में पूछे तो उल्टा, फिर मुगल सम्राट पे आ गए। प्रथम संधि पूछेगा तो मुगल सम्राट बोलेंगे आप, बंगाल के नवाब। द्वितीय संधि अवध के नवाब, और तृतीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ है। ठीक है ना?
लेकिन जब पढ़ेंगे हम लोग समझने के दृष्टिकोण से, तो पहले हम मुगल सम्राट के साथ हुई संधि को पढ़ेंगे, फिर हम अवध के साथ संधि को पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम नवाब के साथ हुई संधि को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अर्थात बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसने कंपनी को भारतीय राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया। और चूंकि मात्र 7,000 की सेना के साथ उन्होंने 60,000 की गठबंधन की सेना को पराजित किया, जो उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, उनको पराजित करने के पश्चात कंपनी की सैनिक शक्ति को भी मान्यता मिल गई। कंपनी की सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता को भी मान्यता मिल गई। दैट मीन्स मिलिट्री पावर, मिलिट्री सुपरियरिटी, मिलिट्री सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी recognized, political powers of company recognized, and it was decided that company became the real controller of the throne of Bengal, that means Nawabship of Bengal. And soon after battle of Buxar, after treaty of Allahabad, soon in 1772, Warren Hastings came as governor of Bengal, and he captured the throne of Bengal and directly started rule to Bengal, which made clear that Bengal came under company control. मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है सहमत? तो पलासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के द्वारा कैसे हुई, बक्सर के युद्ध का महत्व क्या है, इसको लिख सकते हैं आप। और मैं ये कहता हूं कि बक्सर ने न सिर्फ पलासी के युद्ध की पुष्टि की, बल्कि पलासी के द्वारा दिए गए निर्णयों को बक्सर ने पुष्ट भी कर दिया। पुष्टि ही नहीं बल्कि पुष्ट भी कर दिया। दैट मीन्स कंसोलिडेशन, दैट मीन्स स्ट्रेंथनिंग। बक्सर वाज नॉट ओनली रीएफर्मेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी, rather it consolidate the decisions of the battle of Plassey. It was a strengthening of the decisions of battle of Plassey. ऐसे करके हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो बंगाल समाप्त हुआ यहीं पर। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बैटल ऑफ बक्सर का एनालिसिस ध्यान में रखिएगा। वन मोर थिंग, कंक्लूजन करने में ही 1760 के दशक में दो युद्ध हैं और दोनों युद्ध का तुलनात्मक विश्लेषण यदि हम करते हैं तो हमें दो प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। एक युद्ध 1761 में पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अफगानिस्तान जैसे एक छोटे से देश के शासक ने भारत की उभरती हुई सबसे बड़ी शक्ति मराठों को बुरी तरह पराजित कर दिया, मराठा शक्ति को कुचल दिया। उत्तर भारत के आतंक कहे जाने वाले, क्या नाम था उत्तर भारत का आतंक, सदाशिवराव भाऊ, जो उत्तर भारत के लिए आतंक था। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो गई। साथ साथ जो मराठों का महान सेनापति हुआ करता था और बालाजी बाजीराव का भाई था,